नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी के इस शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं अर्जुन तिवारी आज आपके साथ जुड़ा हूँ सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ों को जानने के लिए। सोशियोलॉजी के बारे में पहले हमें एक अच्छी समझ हो जानी चाहिए कि असल में ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उससे रिलेटेड कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो आपके यूनिट 1 जो है सिलेबस से के इर्द गिर्द है, तो हमें उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हम मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड बनते हैं तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सके और आगे आने वाले जो अलग अलग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जान समझ पाएँ। इस वजह से यह पहला यूनिट का जो एक कह सकते हैं कि सराउंडिंग है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके बारे में आपका एक अच्छा जो है नॉलेज बेस होना चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूनिट फर्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब बहुत हाईलाइट करके दिया गया है, इवन मैंने पहले भी चर्चा किया इसके बारे में कि सिर्फ CUET PG का ही नहीं, आप किसी भी सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम उसका अगर आप यूनिट 1 देखें तो उसमें ये 100% श्योर रहता है कि उसमें आपको जो है अलग डिसिप्लिन से इसका क्या संबंध है और उनसे ये कैसे डिफरेंट है और इसका क्या स्कोप है, क्यों इसे बनाया गया, ये सब चीज़ों के बारे में मतलब ये श्योर शॉट है कि उसमें पूछता ही पूछता है और ये टॉपिक मेंशन रहता है। तो CUET PG चूँकि आप सोशियोलॉजी में मास्टर्स परस्यू करने की सोच रहे हैं तो आपको यह जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी होगी तब आगे चल कर के और भी जो मतलब थ्योरीज़ हैं और भी जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो आज हम कोशिश वही करने वाले हैं कि थोड़ा सा कुछ इतिहास के बारे में उसके जाने, क्या मेंटलिटी रही है, हमें कुछ मतलब फैक्चुअल चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा आज डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि यह पहला कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। तो टोटल हमारा फोकस रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको जो है एक सोशियोलॉजी की अच्छी समझ हो जाए। ठीक है, तो हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी की हिस्ट्री क्या होती है, अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें हम जो बात करने वाले हैं इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट मीन्स डायरेक्टली आपसे पूछ देता है और सिलेबस के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको इकट्ठा होकर के कहीं पे हो सकता है कि ना मिले। तो अगर बीच बीच में जो कुछ मतलब ऐसे पॉइंट आएंगे, जो हमारा लेक्चर अभी होने वाला है इसमें कुछ मतलब ऐसे जो टॉपिक है, जैसे मैं 2-4 टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। जैसे सबसे पहला तो हो गया हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और मेरे हिसाब से जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि हिस्ट्री की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद आप बहुत कुछ मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में आप बहुत कुछ मतलब समझ सकते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आज जो हम टॉपिक समझने वाले हैं ये आप पहले जान लें कि देखिए सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। उसके आगे हम आज जानेंगे कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है, इसके बारे में हम अभी जो है चर्चा करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, आज ही आगे आने वाले जो है समय में। ये तीसरा जो टॉपिक है सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड, ये आपको बहुत मतलब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लग रहा होगा, पर बिलीव मी इसके अंदर जो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, जो मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर उठ करके आते हैं कि आप मीन्स डायरेक्टली उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते अगर आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेस नहीं बना हुआ है। मैंने पहले ही बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस तो हो सकते हैं जिसको आप जो है कॉमन सेंस के आधार पर आंसर कर लें, पर सारे क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस के आधार पर आंसर करने की अगर आप सोचें कि सोशियोलॉजी इतना ज़्यादा आसान है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। CUET PG की एक खासियत भी है कि इसमें मतलब आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, ओवरऑल जो 75 क्वेश्चन होते हैं, 25-30 क्वेश्चन के आसपास आपको ऐसे दे देता है जो कि आपको देख करके लगे कि यार ये कितना सिंपल है, इसे बिना पढ़े ही आंसर किया जा सकता है। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की बात ले लें, चाहे ज्योग्राफी की बात ले लें, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, तो सारे ही लगभग डिसिप्लिन में लगभग 25-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते ही मिलते हैं। अब इसके इतर लगभग
30 उस क्वेश्चन के आसपास आपको ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन जो कि आपको अगर सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसका उत्तर नहीं कर सकते। और उसके अंदर लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत आपको अगर समझ होगी तो आप आंसर कर सकते हैं। पर जो 30 क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया कि ये मतलब बिना सब्जेक्ट को पढ़े आप उत्तर नहीं दे सकते, वही असल में आपको जो है मीन्स अच्छे टारगेट के नज़दीक ले जाता है। और सोशियोलॉजी का तो कंपटीशन इस हिसाब से होता है कि उसमें जिस मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से वो जो स्टूडेंट होते हैं नंबर को लेकर के एक जगह कंसंट्रेट हो जाते हैं, कभी 230 के आसपास, कभी 240 के आसपास, कभी 210, कभी इसी की इतर जो रहता है। तो खैर हम बात करने वाले हैं जैसे सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और मैं कहूँ तो चारों टॉपिक में से मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है ये है द सोशियोलॉजी द सोशल इफेक्ट एंड द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। इससे बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं, मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चन मतलब बनते ही बनते हैं इससे। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लें, अभी सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोसाइटी में क्या कुछ सोशल डेवलपमेंट कुछ नया हुआ है, क्या कुछ नया ऐसा मतलब ट्रेंड समझ में आया। अब जैसे आप पढ़े होंगे कि पॉलीगैमी होती है, मोनोगैमी होती है, पर अभी के समाज को अगर आप उठा करके देखें, मतलब थोड़ा समझें इसको, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। गुजरात में एक ऐसा केस भी हुआ था जहाँ पर सोलोगैमी का केस निकल करके आया, यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी एक स्त्री से विवाह नहीं कर रहा, वह अपने आप से विवाह कर ले रहा है और उससे एक प्रकार से लेजिटिमेसी भी दी जा रही है। अब 100% लेजिटिमेसी की तो मैं बात नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वो लॉ का पार्ट हो जाता है। मैरिज अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका एक अलग नज़रिया होगा, और अगर आप उसे लॉ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका एक अलग नज़रिया होगा, क्योंकि वो चीज़ जो है पर्सनल लॉस के अंदर भी आती है, हिंदू पर्सनल लॉ। हालांकि ये हिंदू पर्सनल लॉ उतना मतलब वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सब इसके अंदर जो आते हैं। क्रिश्चियन का अलग जो है मैरिज का एक फॉर्म होता है, उनके अलग कानून है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अभी सोसाइटी में जो कुछ नया ट्रेंड चल रहा है उससे मतलब उसका एक नया कॉन्सेप्ट, जो जितने सारे सोशल साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं, जो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, वो कुछ नया मतलब एक देखते हैं कि ये अभी नया कुछ सोशियोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है, कुछ नया इफेक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि कितने मतलब जो कुछ सोशल इफेक्ट के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और जान करके आपको बड़ा मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलेटिवनेस इस सब्जेक्ट में रहता है कि आपको लगता है कि ये आप ही के इर्द गिर्द चीज़ें जो है हो रही है। तो ठीक है, आज हम इस 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। हम आपके एग्ज़ाम से इधर कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं, तो आप इसे मतलब उस हिसाब से इसे आप जो है इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे कि पहले ही हमने क्वेश्चन एक अपने आप से किया था कि यूनिट 1 में जो दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से सोशियोलॉजी किस हिसाब से डिफरेंट है और क्या इसका जो है माइंडसेट है, क्यों इसे बनाया गया। भाई देखो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप देखो कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी ले लेते हैं, चलो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पोल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और क्या इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये मतलब और भी जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है, इतने सारे मिल करके ये असल में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज़ मतलब इनका पूरा इंटर फोकस क्या रहता है। हालांकि इंडिविजुअली इनका जो है फोकस, अब जैसे हिस्ट्री है तो ये पास्ट को समझने के लिए है, और इसकी अच्छी खासी पूरी मतलब डिसिप्लिन है जो इंटायरली डेडिकेट करती है पास्ट के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अब पॉल साइंस है तो इसका क्या मतलब फोकस एरिया होता है, पावर एंड स्टेट का रिलेशन किस हिसाब से है, और पावर एंड स्टेट को मेंटेन करने के लिए वो सोसाइटी में कैसे मतलब ये दोनों इंटरप्ले करते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास है डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं पॉल साइंस।
अब ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, हालांकि ये थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है, पर फिर भी इसे सोशल साइंस डिसिप्लिन के अंदर रखता है, क्योंकि आपके जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है इस पर क्या इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी, ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यही एक्चुअली जो है मेन जो रोल प्ले करता है। इस वजह से इसे जो है सोशल साइंस के अंदर रखा जाता है। तो इस वजह से साइकोलॉजी का जो फोकस हो जाता है, फोकस एरिया, वो माइंड को और आपके जो है माइंड सेट को, आपके थॉट को, इनर प्रोसेस को, इन सबको जानने के लिए, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं इन सबको जानने के लिए है, जो कि सोसाइटी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का फोकस एरिया हो गया। इकोनॉमिक्स का फोकस एरिया होता है कि कैसे जो है मनी सप्लाई किस हिसाब से आ रही है, जा रही है, मार्केट का मतलब सप्लाई चेन डिमांड क्या है, इन सब चीज़ों को मतलब मीन्स इंटरप्ले को समझने के लिए हम एक डिसिप्लिन को पूरी तरीके से पढ़ते हैं, जो कि अपने आप को इसी में डेडिकेट करता है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर आप पूरे सबको देखें, पास्ट को हमने जान लिया, पास्ट क्या, किस चीज़ का पास्ट, आपका पास्ट, हमारा पास्ट, हम सबका मिला करके एक समाज का पास्ट। अब एक समाज का पास्ट अगर पढ़ रहे हैं तो मतलब वही मतलब सोसाइटी का पास्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सोसाइटी को ही पढ़ रहे हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का जो हमने बताया पावर एंड स्टेट का रिलेशन, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में ही, है ना। तो ये किस चीज़ को समझने के लिए, ये भी तो सोसाइटी को ही समझने के लिए। अब माइंड सेट और थॉट प्रोसेस को समझने के लिए जो हमारा डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ, सोशल साइंस के जितने डिसिप्लिन है आप सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो खैर साइकोलॉजी जो है ये इसका भी मतलब एक प्रकार से फोकस एरिया इंडिविजुअल पर है, इंडिविजुअल से मास पर जाता है, और मास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं कि मीन्स जो कहते हैं ना कि मतलब वस्तु विनिमय पद्धति, जैसे एक प्रकार से होता था बार्टर सिस्टम, कि भाई मेरे ज़रूरत की चीज़ अगर आपके पास है तो आप मुझे वो ज़रूरत की चीज़ दें, और मेरे पास जो ज़रूरत की चीज़ होगी आपके लिए मैं उसे आपको देता हूँ। तो ये जो मतलब रिलेशनशिप है ये इस्टेब्लिश कहाँ होती है, सोसाइटी में, है ना। तो सोसाइटी में ये जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, तो अल्टीमेटली ये कहाँ किस चीज़ को हैम्पर करता है, किस चीज़ को मतलब कहाँ पर इफेक्ट डालता है, सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है, इंडिविजुअल पर इफेक्ट डालता है, इंडिविजुअल को मिला करके सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किसको मतलब समझने के लिए है, सोसाइटी को, एंड इन पूरे ओवरऑल जो चीज़ें हैं, जो मतलब ओवरऑल जो पूरा फोकस जा रहा है सारे डिसिप्लिन का, सोसाइटी को समझने के लिए है। तो इस वजह से हम इस पूरे सब्जेक्ट के अम्ब्रेला टर्म को कह देते हैं सोशल साइंस। ठीक है, इसको हम पूरे ओवरऑल को कह देते हैं सोशल साइंस। अब यहाँ पे सवाल ये उठ कर के आता है कि सारे डिसिप्लिन जब सोसाइटी को ही समझने के लिए हैं, तो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। सोशियोलॉजी जो है इस सब्जेक्ट का मतलब ऐसा क्या, मतलब किस चीज़ की कमी पड़ रही थी कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को बनाने की जो है ज़रूरत महसूस हुई, जो उस समय के फिलोसफर्स थे। इसको हमको मतलब समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे कि आपको मतलब अगर आपको चाहें कि कॉमन सेंस के आधार पर इसका उत्तर दें, मैं नहीं कहता कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, परंतु आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करनी पड़ेगी कि सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं एक डायरेक्ट इंसिडेंट आपको बताऊं कि जहाँ से मतलब इसकी शुरुआत हुई, हालांकि ये कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट कि कहाँ से मतलब ये थॉट मन में आया कि भाई सोसाइटी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जो पहले फिलोसफर रहे हैं, अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, चाहे आप चाणक्य को ले लीजिए, चाहे आप उसके बाद अलग अलग जो और फिलोसफर रहे, चाहे जो डायनेस्टी के रहे हो, वो कुछ ना कुछ समाज को समझने के लिए, बताने के लिए वो मतलब पेन डाउन करे ही करे हैं। और उसी समाज को समझ करके ही भाई कोई जो शासक होता था किसी साम्राज्य का, वो शासन करता था, है ना। अगर आप अपने प्रजा के बारे में नहीं जानेंगे, प्रजा की नीड, उनकी जो है कस्टम बिलीफ, उनके बारे में आप नहीं जानेंगे, तो आप उन्हें कैसे सर्व कर पाएंगे। और भाई अगर आप कहें कि भाई सप्रेशन करके उनका जो है आप जो है उन पर रूल करें,
तो ये भला कब तक होगा? एक समय बाद जो है आपको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी। तो इसको जो है मीन्स टैकल करने के लिए अलग अलग जो विद्वान हुआ करते थे उस समय के, जिस समय की मतलब जिस एक पूरे समाज की हम बात करें तो एक कोई साम्राज्य है, वहाँ पर मतलब एक समाज की स्थिति है, तो उसको किस हिसाब से उसको समाज की क्या मतलब वैल्यू है, कैसी वैरायटी है, क्या मतलब डिफरेंट है, क्या क्या कुछ है, वहाँ की वेलफेयर पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, कोई राजा कैसे, अशोका के मन में ऐसा क्या विचार आया कि मतलब उन्होंने सारा कुछ अपना सब त्याग दिया और कहा कि ये सब व्यर्थ है, मैं मारकाट में विश्वास नहीं रखना चाहता अब, और मैं संन्यास की ओर जाना चाहता हूँ। आखिर उनके मन में ऐसा क्यों मतलब भाव उत्पन्न होकर के आया? उन्हें ऐसा क्यों लगा? भाई वो तो वॉरियर हैं, उनके लिए तो मारकाट आसान एकदम चीज़ होनी चाहिए और बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, है कि नहीं? दयालुता की भाव उनके मन में क्यों आ गई, है ना? तो उन्होंने जब समाज को देखा, जाना, समझा कि भाई मेरी जो प्रजा है सिर्फ इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो रही है, इवन मैं खुद भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ कि किसी को किसी टेरिटरी में लोगों को मार दिया, किसी राजा को मैंने ध्वस्त कर दिया और उसकी टेरिटरी को मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, ये अल्टीमेट मुझे खुशी नहीं दे रहा और दुख पहुंचाना ही ये जो है इसका मतलब एक प्रकार से इसमें एक कह सकते हैं कि हिडन मीन्स इसमें रह जा रहा है। तो उन्होंने सब कुछ मतलब त्याग दिया। अब उनके त्यागने के बाद भी अलग अलग जो मतलब वहाँ के रूलर रहे उन्होंने उस चीज़ को भाई मीन्स मेंटेन किया उस साम्राज्य को। तो कहने का ये मतलब है कि अल्टीमेटली आपको कुछ भी करो, आपको सोसाइटी को समझना ही पड़ेगा, डेडिकेटली आपको जो है सोसाइटी को समझना ही पड़ेगा। बिना समझे आप शॉर्ट ड्यूरेशन तक किसी जगह पर मतलब एग्जिस्ट कर सकते हो, पर अगर आपको मतलब एक प्रकार से कहें कि भाई जहाँ पे आपका घर है उस घर के आसपास का आप जो है समाज तो जानोगे ही, आपको जानना ही पड़ेगा। अब पता चला कि आप कई मतलब रहने वाले आप जो है इंग्लैंड के हैं और आप जो है यहाँ स्लम एरिया में मतलब एक घर लेते हैं वहाँ रहने के लिए, तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कहता कि वहाँ का माहौल बुरा है, कैसा है, वो सब बात की बात है, पर आप वहाँ के लोगों के डेली लाइफ रूटीन के बारे में आप नहीं जानते, वहाँ के लोगों के बिलीफ के बारे में आप नहीं जानते, आप वहाँ के कल्चर नॉर्म्स के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि आपका हाथ जोड़ने का तरीका जो है मीन्स ग्रीट करने का तरीका आपके यहाँ हाथ जोड़कर होता हो और उस स्लम एरिया का में जो है ग्रीट करने का तरीका कुछ और तरीके से हो और आप हाथ जोड़े तो हो सकता है उनके लिए वो स्लैंग हो। तो वही कहने का मतलब है कि आपको सोसाइटी को समझना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो समाज में पहले भी मतलब सोसाइटी को समझने के लिए अलग अलग प्रकार जो है अपनाए गए, अलग अलग तरीके अपनाए गए, पर एक समय ऐसा आया, देखिए कहा जाता है इसमें सबसे पुराने जो मतलब जो मीन्स कहते हैं कि पिंड सोशियोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है इसमें, वो इब्ने खालदून है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये वन लाइनर पूछ भी सकता है। ये लगभग 13 to 14 सेंचुरी के आसपास ये जो इन्होंने मतलब सोसाइटी को जाना समझा, अरब के सोसाइटी को इन्होंने थोड़ा मतलब डेडिकेटली समझा, अलग अलग मतलब जैसे ये इकोनॉमी, स्टेट, इन सब से मतलब इतर हट करके इन्होंने सिर्फ सोसाइटी को थोड़ा समझा। पहली बार, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा या बुरा कैसे भी, पर इन्होंने समझने की कोशिश की और आपकी एनसीईआरटी भी इनको मानती है, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। इब्ने खालदून, इन्हें पहला सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अरब सोसाइटी को पढ़ा, जाना, समझा और फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी जो है लोग आते गए, उन्होंने अलग अलग समाज को जाना। भाई हर साम्राज्य में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता था सम्राट के साथ जो कि वहाँ के सोसाइटी को जाने समझे और उनके चीज़ों के बारे में बताए और राजा को गाइड करे कि भाई ऐसी पॉलिसी आपको बनानी चाहिए, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है आपके प्रजा को, ठीक है। चाहे वो मुग़ल एरा रहा हो, चाहे वो मौर्यन एरा रहा हो, कोई भी एरा रहा हो, तो वहाँ पर एक मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे। तो ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ से समाज को पढ़ने की पद्धति प्रारंभ हुई, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो स्टैंडर्ड बुक्स मानती हैं, जो सोशियोलॉजी जो एज अ डिसिप्लिन को मानने के लिए जहाँ से ओरिजिन हुआ, वहाँ से सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं वो इब्ने खालदून है जिन्होंने सोसाइटी को डेडिकेटली जाना समझा।
अब रियल में हिस्ट्री क्या है सोशियोलॉजी की, हम उस पर बात करते हैं। हुआ ये कि जो है यूरोप में एक समय पर बहुत ज़्यादा मतलब क्रांति छा गई थी वहाँ पर। अगर उससे भी पहले थोड़ा चलें, जैसे ये 14th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच में और इसी के मतलब आसपास यूरोप में बहुत सारे पावर का जो है स्ट्रगल चल रहा था। उसमें मतलब कहते हैं कि क्रॉस एंड क्रिसेंट एक टर्म है, मतलब एक प्रकार से ये प्रिंसिपल है, उसको ये गाइड करता है। क्रॉस एंड क्रिसेंट, इसके स्ट्रगल मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्रॉस मतलब आप समझ रहे होंगे, ये क्रिश्चियनिटी को वो कर रहा है, और क्रिसेंट मतलब चांद को आप मतलब समझ रहे होंगे, मतलब उसमें इस्लाम को वो इंगित करता है। तो क्रॉस एंड क्रिसेंट के जो मतलब पावर स्ट्रगल है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, और इसकी इतर ये एक मतलब फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब फैक्टर हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्परर आपस में टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे फ्रांस था, स्पेन था, इन लोगों में आपस में स्ट्रगल थी। इन्होंने तो समाज को मतलब इन्होंने तो एक मतलब डिवीज़न ही कर दिया था, पूरे दुनिया का डिवीज़न कर दिया था। एक ट्रीटी कही जाती है, ट्रीटी ऑफ शायद कुछ है ट्रीटी, में आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसमें मतलब उसका क्रक्स ये है कि जैसे जो साउथ अमेरिका है, ये मतलब जैसे ये जो साउथ अमेरिका बना हुआ है यहाँ से, और इधर से ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो इसको और यहाँ से इधर के जो दुनिया है, इधर का जो यूरोप और अफ्रीका वगैरह जितना सारा कुछ है ये, और इधर का जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है, इतना इन्होंने मतलब स्पेन जो है इधर मतलब थोड़ा सा वो कर लिया कि भाई इधर की जो टेरिटरीज है उसको मैं ऑक्यूपाई करूँगा, और फ्रांस ने कह दिया कि भाई उधर की टेरिटरी को। अच्छा, स्पेन से पहले पोर्तुगीज़ भी थे, तो ये जो रियल में ट्रीटी जो है ये पोर्तुगीज़ और इनके बीच में साइन हुई थी, स्पेन, ठीक है। तो इस ट्रीटी के साथ मतलब ये हुआ था कि इन्होंने दुनिया को 2 हिस्से में बांट लिया था। हालांकि ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो बताने का ये मतलब है इसमें कि इन्होंने समाज को अपने आप से मतलब दुनिया को अपने आप से ही डिवाइड कर लिया था कि इधर आप जाइए ऑक्यूपाई करने के लिए, इधर मैं जाऊंगा ऑक्यूपाई करने के लिए, और हम दुनिया पर राज करेंगे। तो दुनिया पर राज करेंगे तो वो कैसे करेंगे भाई, लड़ाई झगड़ा ये सब करके। लेकिन जो ये लगभग 200 साल का जो ये पीरियड रहा, जिसे हम कहते हैं 14 से लेकर के 300 साल लगभग मान लीजिए आप, 17वीं शताब्दी के आसपास तक बहुत ज़्यादा मतलब यूरोप में स्ट्रगल रहा, आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहीं, बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते रहे हैं, ठीक है। तो उस रेवोल्यूशन का जो है अल्टीमेटली मतलब अगर देखा जाए कि क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रह पा रही थी। अब मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है जो दूसरे मतलब स्टेट को ऑक्यूपाई करने का प्रयास कर रही है, और वहाँ पर प्रॉपर जो है मतलब इस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ पर पूरे समाज को उथल पुथल करके रखा हुआ है, तो उसको मतलब कैसे मतलब स्थिर बनाया जाए, उसको कैसे मतलब स्टेबल लाया जाए, उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए। तो इसी के लिए जो है एक कहते हैं कि एक प्रकार से मतलब जो वहाँ के जो एम्परर रहे, अलग अलग जो रेवोल्यूशन रहे, मतलब जैसे अलग अलग रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ के कोई ना कोई मतलब एक फिगर उठ करके आया, और उसने जैसे नेपोलियन हो गया, जैसे आप मान के चलिए जैसे इंग्लैंड के कोई आप ले लीजिए। तो ये जो लोग हैं इन्होंने देखा कि भाई आखिरकार पावर स्ट्रगल इस सब के बाद बचता क्या है, एक सोसाइटी, और वो सोसाइटी क्या जो कि स्थिर नहीं रह पा रही है, जहाँ के लोग मतलब सही से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अब उस जीवन नहीं जी पा रहे, इसको समझने के लिए कुछ हमारे पास कुछ तंत्र भी तो होना चाहिए। आपने तो समझ लिया कि भाई पावर और स्टेट का रिलेशन क्या होता है, उस समय बड़े फिलोसफर आए, इसी को जो है अगस्त कॉम्टे एक प्रकार से स्टेज नाम देते हैं, हालांकि इससे पहले का स्टेज है, लेकिन इसको एक प्रकार से नाम देते हैं अगस्त कॉम्टे,
द मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है, द मेटाफिजिकल स्टेज। द मेटाफिजिकल स्टेज, ये मेटाफिजिकल स्टेज ये होता है जहाँ पर आपकी मतलब आपकी थिंकिंग जो है ये फिलोसॉफिकल होने लगती है, आप लॉजिक के आधार पर थोड़ा बहुत बात करने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि मतलब पूरा ओवरऑल ये सिस्टम रन कैसे कर रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका एम क्या है, ठीक है। तो हालांकि टोटल में ये नहीं है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। ये अगस्ट कॉम्टे की जो ये 3 स्टेजेस वाली जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ये आपका सिलेबस का पार्ट भी है। तो हम बात कर रहे थे कि यूरोप में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन हुए उसका अल्टीमेटली अगर एक किसी राजा के मीन्स नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ पर कुछ जो है, कितना भी आप टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लें, आपने किसी और की टेरिटरी हथियाई, किसी ने आपकी टेरिटरी हथियाई, आपस में एनिमोसिटी हुई, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि सोसाइटी टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है और लोग किसी न किसी प्रकार से मीन्स उछल पुछल में ही रह रहे हैं। तब अलग अलग जो उस समय के प्रोमिनेंट थिंकर्स थे, अलग अलग विद्वान थे, बड़े बड़े लोग थे जो मतलब थोड़ी रैशनल थिंकिंग रखते थे, उन्होंने समझने का प्रयास किया कि आखिर सोसाइटी को इस्टेब्लिश कैसे बनाया जाए। अब अच्छा, ये भी विचार मन में आएगा कि क्यों मतलब उनके मन में ऐसा क्यों आया कि हम सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के जो सिस्टम है इसके बारे में हम जाने समझें। क्योंकि लगभग ये 17वीं शताब्दी के आसपास जो है एक साइंटिफिक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा जागृत हुआ लोगों में। एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग जो मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकलिटीज़ को समझने की अलग अलग, उसी समय लगभग इंडस्ट्रीज़ का भी मतलब थोड़ा बहुत शुरुआत मतलब हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की चीज़ों के बारे में। और उस समय बहुत सारे फिजिसिस्ट आए, जैसे न्यूटन वगैरह हो गए, आइंस्टीन थोड़े बाद में आए, और भी बहुत सारे मतलब ऐसे जो है साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मटेरियल चीज़ों के बारे में समझा, डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल उसके लिखे, अलग अलग थ्योरीज दी। तो उसी के इतर जो है समाज को समझने के लिए भी जो कुछ फिलोसोफर थे, जो विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि भाई समाज को क्यों ना साइंटिफिक ढंग से समझा और जाना जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है एक मन में ये विचार आया कि समाज को अच्छे से जाने समझे, और तब जाकर के सोशियोलॉजी का ये एक डिसिप्लिन जो है मीन्स एक प्रकार से इमर्ज हुआ। हालांकि टोटलिटी में ये पूरी तरीके से इमर्ज नहीं हुआ था वहाँ पे, ये बस एक प्रकार से मन में आया कि क्या कैसे कुछ मतलब सोसाइटी को कुछ तो डेडिकेटली समझने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट साइमन करके एक पहले व्यक्ति हैं जो जिन्हें मतलब सोशियोलॉजी में अगस्ट कॉम्टे से भी पहले एक व्यक्ति रहे हैं। अगस्ट कॉम्टे की मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं तो इनकी माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इन्होंने क्या ऐसा समाज में देखा, ऐसा क्या चीज़ था कि मतलब इनको लगा कि इस समाज को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उनकी जो थ्योरी है, इन्हें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लासिकल थिंकर कहा जाता है। तो बिना इनको जाने समझे आप जो है सोशियोलॉजी की और भी चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि इनसे पहले जो इनके एक मतलब कह सकते हैं कि गुरु रहे, अगस्ट कॉम्टे के जो गुरु रहे वो सेंट साइमन रहे। सेंट साइमन ने सोसाइटी को समझने के लिए कहा कि भाई एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसे हम मतलब सपोर्ट करते हैं, कहना सोशल फिजिक्स। अब सोशल फिजिक्स क्यों, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा कि समाज को समझने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सपोर्ट किया। और अगस्ट कॉम्टे को यहीं से बेस मिला कि चलो भाई मतलब अगस्ट कॉम्टे असल में ये एक प्रकार से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ये व्यक्ति थे। तो बहुत ज़्यादा तब तक इनके मन में इतना सब कुछ नहीं था कि सोसाइटी को जाना समझा जाए, परंतु इन्होंने थोड़ा फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ा, समझा, टेक्स्ट उस समय के जो अवेलेबल थे उनके बारे में जाना, और फिर आसपास के सोसाइटीज़ को भी जाना। तो
ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इनका इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी जहाँ पर इनकी थ्योरीज में एक साइंटिफिक टर्म रिलेट करके आता है, मीन्स कई सारे साइंटिफिक टर्म रिलेट करके आते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि इनका मतलब पहले से ही माइंडसेट ये बना हुआ था कि जो है साइंटिफिक चीज़ों को अगर मतलब साथ में रखेंगे तभी हमारे बोलने, कहने और समझने की चीज़ों को वैलिडिटी मिलेगी। तो इस वजह से इन्होंने जो है सोशल फिजिक्स जैसे चीज़ों का मीन्स जैसे कॉन्सेप्ट का इन्होंने जो है समर्थन किया। और उससे पहले इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी। सेंट साइमन से मिलने के पहले भी शायद इनके मन में कुछ सोसाइटी को जानने समझने की जिज्ञासा रही है। हालांकि हम अगस्त कॉम्टे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर हिस्ट्री के बारे में अभी पहले जानते हैं थोड़ा सोशियोलॉजी के। तो जैसे हमने बात किया कि यहाँ से मतलब जब सेंट साइमन ने कुछ चीज़ का, सेंट साइमन यहाँ पे लगभग पहले मतलब ऐसे ठीक ठाक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक डिसिप्लिन के रूप में मतलब समाज को समझने के लिए कुछ चीज़ों की कल्पना की। ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त कॉम्टे आए, उन्होंने थोड़ा कुछ देखा समझा। फिर उसके बाद चेन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट आए जो मतलब अलग अलग तरीक़ों से समाज को समझने की जिनकी मतलब अवधारणा बनी। सॉरी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि तो यहाँ से जो है सोशियोलॉजी का एक प्रकार से ओरिजिन स्टार्ट हुआ। अब अगर अगस्त कॉम्टे जैसे कि हम बात कर रहे थे तो इनके अगर टर्म्स में कहा जाए कि सोशियोलॉजी क्या है इनके, और चाहे इनका कहें चाहे सेंट साइमन का कहें, क्योंकि ये दोनों गुरु शिष्य ही थे तो इन दोनों की लगभग सोच एक जैसी ही थी। तो सेंट साइमन जो मतलब सोसाइटी को समझने की जो इनकी टेंडेंसी थी वो साइंटिफिक थी। तो अगस्त कॉम्टे और सेंट साइमन की भाषा में अगर कहें तो द साइंस विच स्टडीज द सोसाइटी कैन बी टर्म्ड एज द सोशियोलॉजी। ये मतलब लिखी हुई कुछ ऐसी वो नहीं है, ये मैं आपको एक प्रकार से उदाहरण बता रहा हूँ, पर क्रक्स यही है कि साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को समझना ही सोशियोलॉजी का उद्देश्य है, और उसे ही हम मतलब इसी को मतलब हम सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन कह सकते हैं। ठीक है, उसे ही समाजशास्त्र हम कह सकते हैं। समाजशास्त्र हालांकि बाद में टर्म आया, इसे अगस्त कॉम्टे ने दिया। ठीक है, सोशल फिजिक्स पहले था, फिर उसके बाद इन्होंने जो है सोशियोलॉजी टर्म दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी टर्म किसने दी। ये छोटी मोटी चीज़ है, इन्हें ध्यान रखिए आप। तो आगे जैसे मतलब फिर मतलब ये निकल करके आया कि सोशियोलॉजी को मतलब साइंटिफिक तरीके से समाज को समझना ही सोशियोलॉजी होता है। अब इसके बाद भी कई लोग आए, और जैसे मैं कहूँ तो एमाइल दरखाइम निकल करके आए। एमाइल दरखाइम थे, फिर उसके बाद टैलकट पार्सन आए। ठीक है, मैक्स वेबर निकल करके आया, और अगस्त कॉम्टे जैसे मैंने पहले ही लिख चुका इनके बारे में बताया। अगस्त कॉम्टे, तो अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, इसी को इन्होंने सोशियोलॉजी कहा। अच्छा, मैं यहाँ इन चारों को क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन कई बार, अच्छा इसको आप समझ लेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन मतलब इसमें बनेंगे। ये ओवरऑल जो हमारा डिस्कशन हो रहा है ये पूरी तरीके से फोकस होकर के सीयूईटी पीजी के लिए हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल मत समझे कि इसमें कुछ भी मतलब अलग से कुछ आ रहा है। ये टोटल जो है इसका पूरा फोकस है हमारे सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम की तरफ। ये आपसे आप उठा करके क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन चारों चीज़ों का डायरेक्ट इंटरलिंक अभी जो मैं बताने वाला हूँ। अब एमाइल दरखाइम सोशियोलॉजी को कैसे देखते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, परंतु अभी हम जो सोशियोलॉजी को एक प्रकार से समझने का प्रयास किया। अभी जैसे हमने देखा कि इतिहास के नज़रिए से सोशियोलॉजी कहाँ से ओरिजिनेट होकर गया है, तो यूरोप में पावर स्ट्रगल हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स अपहेबल की सिचुएशन बनी थी, तो लोगों
हाँ, तो वहाँ के लोगों ने यह जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कहाँ से जो है हम मतलब सोसाइटी को कैसे एक डेडिकेटली समझ सकते हैं और कैसे सोसाइटी को स्टेबल हम बना सकते हैं। तब उसको मतलब कॉम्प्रिहेंड करते हुए अलग अलग फिलोसफर आए, उन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन देखा और फिर उसे बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसमें जब बनाने का प्रयास किया तो उसमें शुरुआत में लगभग ये 4-5 लोग हैं जिन्हें हम क्लासिकल थिंकर कहते हैं। भाई क्लासिकल थिंकर क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन्होंने ही जो है मीन्स इन्हें फोर फादर कहा जा सकता है सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ही जो है सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश होने के लिए एक सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया, कंटेंट प्रोवाइड किया, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया और उसे एक दायरा बनाया कि इसे किस प्रकार से आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी इन सब से अलग कैसे आप मतलब मान सकते हैं। जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ने जाएंगे तब आप पाएंगे कि सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिलोसॉफिकल है, बहुत सी मतलब जो इसमें इंटरप्रिटेशन है, स्टडी मेथड है, बहुत सारी चीज़ें फिलोसॉफिकल आप पाएंगे। और इसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल है। तो उसको कैसे आप मतलब मीन्स इंश्योर करेंगे, कैसे आप मतलब उसे दूसरे डिसिप्लिन से कैसे आप इतर मानेंगे, कैसे आप उन्हें सेग्रीगेट कर पाएंगे, इसे आपको मतलब समझने की आवश्यकता है। और इसी को इन 4-5 लोगों ने दिया। हालांकि लगभग आगे आने वाले और भी जो थिंकर हैं उन्होंने और भी डिटेल में इस सब के बारे में चर्चा किया, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं और इनका नाम भी आपके सिलेबस में शायद दिया ही है, और अगर नहीं भी दिया तब भी इनके बारे में तो 100% क्वेश्चन पूछता ही। ये अंडरस्टूड है भाई, इनको जाने समझे आप सोशियोलॉजी की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने दिया अगस्ट कॉम्टे ने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इमाइल दरखाइम ने क्या कहा कि द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। अब इसमें आप सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। ठीक है, सोशल फैक्ट, साइंटिफिक स्टडी। अब टैलकर्ट पार्सन ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ सोशल सिस्टम। क्या? सोशल सिस्टम। मैक्स वेबर ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, अब साइंटिफिक स्टडी, सोशल फैक्ट, सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन, ये जो 4-5 इसमें जो कीवर्ड हर एक लाइन में आप देख रहे हैं, ये इनके अंडरस्टैंडिंग को बताता है। सोशल फैक्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम इमाइल दरखाइम को पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी फैक्ट के तौर पर आप ये जान लीजिए कि जैसे हम मानते हैं, अभी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि पेन है। तो पेन मतलब क्या? ये एक कह सकते हैं ना कि एक मटेरियल फैक्ट है। ये एक मटेरियल फैक्ट है, इसको मैं जानता हूँ, इसकी सच्चाई को मैं झुठला नहीं सकता हूँ, ये है तो है। ठीक है, तो ये एक मटेरियल फैक्ट है, इस वजह से मैं इसे पेन कह रहा हूँ और इसके प्रिंसिपल को मैं जानता हूँ कि ये इससे लिखा जा सकता है ना। तो वैसे ही सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट जो है ये बताता है कि सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास पूरा एक मतलब सिस्टम है। तो इन सब को मिला करके जो है मटेरियल, नॉन मटेरियल, इन सब चीज़ों को मिला करके ये कहता है कि एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, सोशल फैक्ट क्या मतलब? जैसे मैरिज हो गया, सोशल फैक्ट है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, फैमिली, क्या है ये सोशल फैक्ट है। यही तो भाई कंटेंट है सोशियोलॉजी का। तो और सही कहूँ तो इमाइल दरखाइम जो है, इन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट मैटर दिया है। तो सब्जेक्ट मैटर इन्होंने जब दिया तो इनसे पूछा भी गया कि भाई इसमें मतलब इसमें मटेरियल फैक्ट क्या है, क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हो, क्या आप मतलब बताने वाले हो। तो इसकी कल्पना इन्होंने पहले ही कर ली और इन्होंने दे दिया सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या है, वो सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको मुझे लगता है कि मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब टैलकर्ट पार्सन आए तो इन्होंने कहा कि
सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या? अब जैसे ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मतलब रियल वाला इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, बिलीफ हो गया, कस्टम हो गया, ये मतलब ये एक सोसाइटी के अंदर ही तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब एग्जिस्ट करके क्या बनाते हैं? पूरा एक प्रकार से सिस्टम बनाते हैं, है ना, एक एक तंत्र बनाते हैं, एक पूरा ओवरऑल एक सिस्टम डेवलप करते हैं। तो इन्हीं सिस्टम को का इंटरप्ले एक दूसरे से कैसे होता है, किस हिसाब से इंटर रिलेट करते हैं, इसको हम समझते हैं एज अ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम और थोड़ा समझेंगे आगे। मैक्स वेबर है। अब मैक्स वेबर भी मतलब एक इनकी भी एक गजब की मतलब मेथोडोलॉजिकल अप्रोच रही है, जिसको मतलब हम कहते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इनकी रही है सोशियोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है? अब सोसाइटी के अंदर जो कई सारे मतलब जो लॉजिकल बिहेवियर होते हैं, जिससे मीनिंग निकल करके आए और दो से अधिक लोग हों, आपस में बिहेव कर रहे हों, उन्हें वो सोसाइटी मतलब अब जैसे यहाँ पे 2-3 लोग, मैं हूँ और 2-3 लोग हैं, और हम आपस में बात कर रहे हैं, और एक दूसरे मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी एक्शन कर रहा हूँ, और इससे जो एक मूर्त या अमूर्त प्रकार की एक मतलब प्रक्रिया हो रही है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो बन रही है सोशल एक्शन के लिए, वो मतलब ये मतलब ओवरऑल एक प्रकार से ये एक्शन ही तो हो रहा है ना, जो लॉजिकल एक्शन की। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे अकेले खड़े होकर के अपने एटिकेट्स इधर उधर मतलब जैसे हैंड मूवमेंट ऐसे कर रहा हूँ, लिप मूवमेंट ऐसे कर रहा हूँ, एंड एक पूरा एटिकेट मेरा जो पर्सनल एक बनता है, अगर उसको हम कहें कि ये सोशल एक्शन है या नहीं, तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। सोशल एक्शन वो होता है जब आप मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 लोग हों। भाई सोशल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, एक्शन तो चलो मान लीजिए कि कुछ भी मतलब क्रिया है ना, लेकिन सोशल यहाँ पे जब वर्ड लिखा हुआ है तो ये क्या इंगित करता है? सोसाइटी को। और सोसाइटी का मतलब क्या कि सोसाइटी किस चीज़ को इंगित करती है? सोसाइटी इंगित करती है या तो ग्रुप या तो कम्युनिटी। खैर कम्युनिटी का भी छोड़ देते हैं, ग्रुप पर फोकस करते हैं। ग्रुप, अब ग्रुप का मतलब क्या? कम से कम 2 लोग हों। इंडिविजुअल व्यक्ति कभी ग्रुप नहीं बनाता, इंडिविजुअल व्यक्ति मोटिवेट जरूर करता है, ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन कम से कम 2 से अधिक लोग होंगे या 2 लोग होंगे, तब जाकर के वो एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप बनेगा तो वो जो है एक मतलब एक कुछ सांचे के अंदर आएगा, तब उसे जाकर के हम सोसाइटी कहेंगे। और सोसाइटी बना तो सोसाइटी के अंदर जो लॉजिकल कह सकते हैं कि एक्शन हो रहा है, उन सबको डिटरमाइन कराएगा, तो उसे सोशल एक्शन हम कहेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपके डिटरमिनेंट्स इसके बारे में बताएंगे, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, और है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सोशियोलॉजी को इतने प्रकार से इन सब लोगों ने डिफाइन किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियोलॉजी, हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, ये मतलब एग्ज़ाम में आपके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी सिंपल सा अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, तो इनमें से कोई भी आप उत्तर देंगे तो वो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, भाई इन्होंने ये कहा था, है ना। अब इनके पिताजी अगर कहें तो वो ज़रूर माना जा सकता है। जैसे अगस्त कॉम्टे की बात अगर आप कहें, जनरली लोग मानते भी हैं, कहते भी हैं ये चीज़ कि द साइंस ऑफ सोसाइटी, है ना, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, तो माना जाता है ये बहुत अमूमन। लेकिन बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आपका क्या इसमें उत्तर होगा? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए कि मीन्स द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये बहुत मतलब क्रिस्प चीज़ है जो कि सारी चीज़ों को अपने आप में इन्वॉल्व करता है, कि द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी कैन बी टर्म्ड एज द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी अंडर ए डिसिप्लिन कैन बी सेड एज द सोशियोलॉजी। समझ रहे हैं? तो सोशियोलॉजी को कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग एक सोसाइटी को जो देता है, जो बताता है
जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये चर्चा हो गई। अब और भी इसके डिटेल में हम चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये आपका एक हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा ओवरव्यू था, और ये मतलब आपको बताता है कि ये माइंडसेट क्या था, ये मतलब सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को बनाने का। क्योंकि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब सोसाइटी में इतने सारे अप हेवल चल रहे थे, इतना उथल पुथल हो रखा था, तो वहाँ के सोशियोलॉजी, वहाँ के जो लोगों ने सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टिकुलर, जो कि सोसाइटी को समझने के लिए हो और सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए बना हो। तो सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। अब ये चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल में भी बता सकता था 2-3 मिनट में, पर आपको बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग हो और थोड़ा सा मीन्स एक अच्छे से आप इसको समझेंगे, मतलब अलग अलग डायमेंशन से, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि मन में भी एक फीड होगा, और फिर और भी मतलब चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा अपना कह सकते हैं कि माइंड लगा पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसमें अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि COET PG के एग्ज़ाम के लिए आपको मीन्स कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे डायरेक्टली आप उत्तर कर देंगे, पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते कॉमन सेंस के आधार पर। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वही है। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉमन सेंस को नेग्लेक्टिफाई करता है, मतलब उसको ये किनारा कर देता है कि भाई कॉमन सेंस है क्या। मतलब डेली कोई एक रूटीन फॉलो किया जा रहा है और आपको पता है कि यही एक मतलब मीन्स ये एक पैटर्न है एक किसी व्यक्ति के बिहेवियर का, और वो व्यक्ति मान लो कि जैसे उदाहरण के तौर पर मानो कि एक मतलब एक घर है, उस घर में एक व्यक्ति है जो कि रोज़ सुबह मतलब उठ करके जॉगिंग के लिए जाता है। उसमें एक व्यक्ति है, रोज़ सुबह उठ करके जॉगिंग के लिए जाता है। तो आपको ये मतलब पहले से पता है। अब एक दिन आप भी मतलब एक दिन सुबह उठे और आपने देखा कि उस घर से सुबह 5 बजे एक व्यक्ति बाहर निकला और ट्रैक सूट वगैरह सब कुछ, शूज़ सब कुछ पहन करके, है ना। तो आपके मन में विचार क्या आएगा कि भाई ये मतलब व्यक्ति जो है जॉगिंग करने के लिए ही जा रहा होगा, क्योंकि आपके मन में पहले से ही वो विचारधारा बनी हुई है ना। तो ये कहने का अर्थ है कि एक पहले से डिसाइडेड जो पैटर्न होता है, उसी के आधार पर हम अपने मन की एक मीनिंग जो है निकालते हैं, उसी को कॉमन सेंस कहते हैं। अब कॉमन सेंस ही अगर सब चीज़ का उत्तर दे देता तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की आवश्यकता ही ना पड़ती। सी राइट मिल करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को जन्म दिया। सी राइट मिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि किसने दिया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सी राइट मिल ने जो है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बताया कि भाई आपकी एक सोच होनी चाहिए जो कि डायरेक्ट एक पैटर्न को लिंक करके मतलब सिर्फ ना बताए, बाकी हिडन मीनिंग भी उसको समझने का प्रयास करे। सोसाइटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है, सोसाइटी के जो है मतलब अलग अलग प्रकार के पैटर्न बने हुए हैं, एक मतलब बिहेवियरल स्टाइल है। तो उसके आधार पर ही आप ये ना सोचे कि मतलब सिर्फ इसीलिए। अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, अभी जैसे एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ एक केस था। उसमें हुआ ये कि पहले जो होते थे ना कि लोग जो जेल में रहते थे तो उनको कुछ काम बांटा जाता था, और काम मतलब जैसे कि किसी को खाना बनाना है, किसी को कपड़े धोना है, किसी को साफ़ सफाई करना है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को जो है मीन्स इस प्रकार से काम को डिवाइड किया जाता था कि जो व्यक्ति मतलब जो ब्राह्मण होते थे, सो कॉल्ड जो मतलब अपर जाति के जो लोग होते थे, उनको थोड़ा सा मतलब वैसे टाइप का काम दिया जाता था, जैसे कि खाना बनाने का काम हो गया उनको दे दिया है, और देख रेख का उनको मतलब काम उनको मतलब दे दिया। और जो व्यक्ति
जो मतलब सो कॉल्ड निचली जाति के होते हैं, मतलब होते थे, तो उनको काम दिया जाता था कि वो साफ़ सफाई करेंगे, वो कपड़े दूसरों के गंदे, मतलब हालांकि कपड़े तो अपने ही सब वहाँ पे धोते होंगे मतलब ऐसे काम जो कि बहुत मतलब ऑड है, तो है ना। तो जैसे बाथरूम वगैरह क्लीन करना और वैसा सब कुछ काम, तो उस सब के लिए काम जो है निचली जाति के लोगों को दे दिया जाता था। तब वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया और कहा कि भाई जाति के आधार पर जो है काम कैसे बंटवारा करना भी एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया क्या, मतलब उसे कैसे, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे उसको, मतलब भाई ये कहीं पे क्लॉज नहीं दिया हुआ कि कोई कौन सा काम करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, है ना। ये तो एक प्रकार से चीज़ है कि आपको मतलब एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि भाई जेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो काम है, उसको काम का बंटवारा मतलब कैसे भी जेलर कर सकता है ना, कैपेबिलिटी के आधार पर, जो भी चीज़ है, मतलब ठीक है, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के आधार पर, और ख़ुद भी अपने जो है थॉट प्रोसेस के हिसाब से दे सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस प्रकार का जो है आप जानबूझ करके मतलब काम का बंटवारा ऐसे आप कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, और वो भी किसी सरकारी संस्था के अंदर, है ना। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वन ऑफ द हीनियस वर्क अंडर द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया और इस चीज़ को उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से क्या लगाया, एक प्रकार से जो है सामाजिक परिकल्पना की उन्होंने, एक शायद हिंदी में शायद इसका ही मतलब होता होगा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन उसका किया उन्होंने, कि उसे हिडन मतलब चीज़ों के बारे में समझा गया जिसे मतलब सामने से ना दिखाई दे। अब जैसे कोई व्यक्ति मतलब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है, वो माना जाएगा। पर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी प्रकार से हिडन रूप से अगर डिस्क्रिमिनेशन का पालन किया जाए और वो मतलब रियल में डिस्क्रिमिनेशन आपको ना शो, तो भाई देखो कोई ना कोई व्यक्ति तो काम करेगा ही बाथरूम साफ करने का और जो मतलब शेल के अंदर जो भी है गंदगी को क्लीन करने का। तो ये आप कैसे कह देंगे कि भाई मतलब सिर्फ क्या ब्राह्मण ही, मतलब तो फिर ये तो फिर उनके साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कुछ वैसा नहीं। देखिए जब आप सोशियोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ब्लू एंड ब्लैक के बीच में आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको बीच के एरिया में आकर के आपको जो है चीज़ों को सोचना है, और आप किसी की ओर मतलब टेंडेंसी आपकी किसी की ओर हो उसको आपको मतलब नहीं फॉलो करना है। आपको मतलब स्टूडेंट रहना है, समझने का प्रयास करना है कि समाज की चीज़ों को, और यहाँ पर आप अलग भी होकर के नहीं रह सकते कि मतलब पहले से मन में एक पूर्वाग्रह बना करके आप रहे कि हम इसको पढ़ेंगे जानेंगे, तो फिर आप मतलब आप फिर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आप करने में कहीं ना कहीं फिर चूक रहे हैं। तो खैर तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से कॉग्निजेंस लिया, ये एक प्रकार से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा जा सकता है। इसी प्रकार से हालांकि ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इतना कॉमनली नहीं बनाया जाता, लेकिन ऐसे एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इंटेंजिबल रिसर्च टूल है, जिसको जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी के हिडन जो मीन्स इंटरप्ले कनेक्शंस हैं उनको समझने, जानने और उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये एक प्रकार का जो है मीन्स कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है जो आपको मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि 1 to 1 लाइन में जो है जो लिखी हुई चीज़ है सिर्फ वही सत्य नहीं है, ठीक है। कास्ट का होना मतलब सिर्फ क्रूएलिटी का होना मतलब नहीं है, कास्ट का होना बहुत और चीज़ों को भी सिग्निफाई करता है। अगर आप सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप उसमें उसकी अच्छाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते हैं, मतलब हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक डायमेंशन में आपको उसको जा करके उतर के देखना है। और अगर वो एक प्रकार से सोशल एविल का काम कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अत्यंत आवश्यकता है। तो सी राइट मिल ने इसको ध्यान में रखते हुए ये एक प्रकार का जो है डिसिप्लिनरी
टूल दिया। ठीक है, अब देखिए सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड। सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड में हम मतलब इसमें क्या समझते थे, ये हालांकि बहुत वेग टॉपिक है, इसमें बहुत वो मतलब है तो काफ़ी कुछ चीज़ें। अब इसकी मतलब इसलिए मैं वेग कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। अब चाहे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो या ना हो, आपको मतलब पता होगा कि एटलीस्ट जो मीन्स समाज किस प्रकार से है और उसको हम कैसे मतलब बदलने का प्रयास कर सकते हैं। सोशियोलॉजी किस हिसाब से उस पर इफ़ेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालता है, तो उसको सोशियोलॉजी उसको जो है मतलब हम इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर समझने का प्रयास करते हैं, सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी पर पड़ा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो हो गया, ये कहाँ से आया, ये सब चीज़ें मतलब निकल करके कहाँ से आई। ये असल में सोशियोलॉजी सोसाइटी के एक प्रकार से मीन्स चेंज होने, कुछ बनने का एक प्रोसेस है। ये जानते होंगे आप कि जिस भी वर्ड के आगे इज्म लग जाए उसे आइडियोलॉजी कहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। जिस वर्ड के आगे आइजेशन करके शब्द ऐसे लग जाए, आइजेशन है ना, तो इसे प्रोसेस कहा जाता है। इस वजह से ये कम्युनिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, तो ये विचारधारा है, आइडियोलॉजी इसे कहते हैं। और आइजेशन जहाँ पे वर्ड लग जाए उसे कोई प्रोसेस करते हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, गेटोआइजेशन, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी में जो है ये अलग अलग जो टर्म निकल के आए, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और सोशियोलॉजी इनको कैसे समझती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपसे कहूं कि क्या सोशियोलॉजी एक स्टेबल सोसाइटी को ही पढ़ता है, हालांकि सोसाइटी तो कभी स्टेबल होती ही नहीं, तो फिर क्या मतलब इसका क्या कभी अंत नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई डिसिप्लिन का, तो भाई किसी भी डिसिप्लिन का कभी कोई अंत नहीं हो सकता पढ़ने का, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है ना। और सोसाइटी जो इतना मतलब डायनेमिक है, तो उसको समझने के लिए इसी वजह से पता है अलग अलग जो थिंकर हैं, अलग अलग जो थ्योरिस्ट रहे हैं, वो एक पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति जो है बीमार है तो पक्का उसे फीवर हुआ ही हुआ होगा, उदाहरण के लिए। तो ये एक प्रकार का वो जनरलाइजेशन खोजने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से कई थ्योरी भी देते हैं। अब इसी थ्योरी को जो है और भी जो मतलब अलग पर्सपेक्टिव के जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उसको कंट्राडिक्ट करते हैं और अपने तौर पर वो इसको मतलब नया कुछ थ्योरी देने का प्रयास करते हैं, नया कुछ मतलब अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मी एज एन इंडिविजुअल आई एंड दे एज ए सोसाइटी, मी एज एन इंडिविजुअल एंड दे एज ए सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ मी लिख देता हूँ, तो मी एंड दे, मी क्या है, मैं हूँ, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, और ये सोसाइटी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज़ पूछूं कि इंडिविजुअल को मीन्स इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस, इंडिविजुअल की ओवरऑल स्ट्रक्चरल मीन्स एग्जिस्टेंस, स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस, पर्सनालिटी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये कौन डिटरमाइन करता है, इसे कौन बनाता है, इसको बनने के लिए कौन जो है एनफोर्स करता है। तो दे एज ए सोसाइटी, सोसाइटी
किसी व्यक्ति के व्यवहार, किसी व्यक्ति का जो है आचरण, व्यक्तित्व, ये सब बनाने के लिए सोसाइटी जो है मीन्स फोकस करती है। सोसाइटी जो है जोर देती है कि भाई किसी व्यक्ति का जो है व्यवहार किस हिसाब से होगा, किसी व्यक्ति का नेचर, पर्सनालिटी किस हिसाब से डेवलप होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो डायरेक्टली जो है मतलब ऐसे करती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ, जब आप छोटे होते हैं तो आप जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल में आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है और क्या खाने से हमारे मतलब मस्तिष्क तेज होगा, ABCD वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें एक प्रकार से मतलब सिर्फ नॉलेज आपको नहीं दिया जाता, आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो मे आई कम इन बोलेंगे, है ना। जब आपको कोई मतलब हेल्प करेगा तो उसे आप थैंक यू बोलेंगे, आपसे कोई गलती हुई तो आप सॉरी बोलेंगे, है ना। और अगर आप इन सब एटिकेट को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। क्लास 10th तक, क्लास 12 तक आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप लर्निंग फेज में, और इसी वजह से एक बाउंड्रीड इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल आपको जो है पनिशमेंट देता है। पर आप जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तब आपको जो है ये सब एटिकेट आपके अंदर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 12 साल तक आपको स्कूल सब कुछ सिखा दिया होता है, हर एक प्रकार का सोशलाइजेशन करके आपको हर एक प्रकार का एटिकेट, बिहेवियर सब आपको सिखा देता है। और अगर आप सोसाइटी में आकर इन सब नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बुरी नज़र से देखा जाएगा, आपको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। और अगर आप सोसाइटी के नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको सोसाइटी पनिशमेंट देगी तो आपको जो है मीन्स तब आपको मतलब फिर अलग अलग प्रकार से जब पनिशमेंट देने का भी वैसे कई मतलब तरीके होते हैं, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से लॉस बनते हैं। तो सोसाइटी आपको पनिशमेंट देगी, जैसे कानून हो गया, पुलिस हो गई, ये सब किस लिए है? ताकि सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर सकें, एक सोशल कंट्रोल बना सकें, है ना। तो सोशल कंट्रोल बनाने के लिए मतलब ये सब इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको मतलब तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति के ऊपर सोसाइटी प्रभाव डालती है कि वो बचपन से ही सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करे और आगे चल करके सोसाइटी में उसका पालन ना करे। ठीक है। अब क्या सोसाइटी मतलब पहले से बनी हुई है, उसे मतलब क्या इंडिविजुअल का सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है। मैं, आप, ये शहर, ये समाज, ये दुनिया, ये सब मिलकर के तो सोसाइटी बनाते हैं। समाज है क्या? है द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सॉरी। सो द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है हम समाज कह सकते हैं, जब उसमें 2-3 डिटरमिनेंट्स फॉलो हो। ठीक है। अब जो समाज और इंडिविजुअल का जो इंटरप्ले होता है, इन दोनों को हम मतलब जब डिकोड करते हैं तब हम समझते हैं कि ये कैसे समाज को मतलब किस दिशा में ले जा रहा है और कैसे समाज बदल रहा है। ठीक है। तो सोशियोलॉजी इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे जो चेंजेस आ रहे हैं इंडिविजुअल और सोसाइटी के इंटरप्ले के दौरान। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब जैसे अब मान लीजिए, अब मैं उदाहरण आपको देता हूं कि कैसे मतलब जो सोसाइटी कैसे मतलब बदल रही है, कैसे मतलब उसमें बदलाव कहाँ से होकर के आ रहा है। तो जैसे मानिए कि पहले होता था कि किसी साम्राज्य है, कोई साम्राज्य है और वहाँ पर कोई व्यक्ति मतलब कोई गलती करता है, कुछ रूल्स को, कुछ नियम्स को वो नहीं मानता है, तो उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी में एक प्रकार का मतलब एक सिस्टम होता था, जिसे मतलब लॉ का एक सिस्टम होता था, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेसिव लॉ। यानी कि मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा
कि कोई व्यक्ति, जैसे पहले के मतलब सीरियल्स वगैरह में भी दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मान लो गलती किया है, तो पहले के राजा होते थे कि अगर इसने चोरी की है तो उसका गला काट दिया जाएगा, उसने चोरी किया है तो उसका हाथ पैर ये सब काट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है दमनकारी कानून हुआ करते थे पहले के समय में, रिप्रेसिव कानून, ठीक है। अब नए समाज के अंदर क्या हो रहा है, अब देखो सोसाइटी कैसे चेंज करती है, और इसी को सोशियोलॉजी पढ़ता है। अब नए समाज के अंदर कानून किस हिसाब से है कि जैसे गांधी जी भी कहते थे कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। अब कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती करने वाले व्यक्ति से आप घृणा करें, क्योंकि ये गलती करना उसे सिखाया किसने, इस समाज ने। अब इस समाज ने उसे गलती करना सिखाया है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि समाज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उस गलती को सुधारे और उसे सुधरने का मौका दे। तो इसी वजह से आज के समय में प्रिजन रिफॉर्म की बात होती है, सोशल रिफॉर्म की बात होती है, कि जो व्यक्ति पहले से कैद में है उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उसमें जो है बदलाव लाया जाए। तो हम प्रिजन रिफॉर्म की बात करते हैं, है ना। अब जैसे तो पहले जैसे कानून हुआ करते थे वो क्या होते थे, रिप्रेसिव कानून, रिप्रेसिव लॉ। आज कैसे है, आज है रिट्रीटिव लॉ, शायद रिट्रीटिव या रिस्टिट्यूटिव लॉ ऐसे ही मतलब कहते हैं। मतलब है कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति चोरी किया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके घर में जाकर चोरी कर लो या उसे कोई ऐसा दंड दे दो कि उसके शरीर का अंग ही काम ना करे, ऐसा नहीं है। आज के समय पहले होता था कि मीन्स बहुत सारे जो क्राइम होते थे तो उनको मतलब उनको डेडिकेटली क्रिमिनल ऑफेंस कह दिया जाता था और होते भी थे। पर आजकल बात क्या हो रही है, जब प्रिजन रिफॉर्म की बात होती है, जब सोसाइटी को आप मॉडर्नाइज के फॉर्म में देखते हैं और सोसाइटी के ओवरऑल मॉडल को आप चेंज होते हुए देखते हैं, तब आप कहते हैं कि सोसाइटी में जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करते थे अब वो सिविल ऑफेंस हो गए हैं। अब सिविल ऑफेंस के अंदर आपको जेल में नहीं डाल दिया जाता, कुछ बहुत सारे कानून में मतलब अगर आपने कुछ हीनियस ऐसा किया तो उसमें बिल्कुल जेल में डालते हैं। पर अब क्या होता है कि आपको जो है इकोनॉमिक पनिशमेंट आपके ऊपर मतलब डाल दी जाती है। आपकी जो है सामाजिक मर्यादा में क्षति तो पहुंचती ही पहुंचती है। आपसे कह दिया जाएगा कि भाई 2-4 लाख रुपए आप जो है जमा कीजिए, मतलब उदाहरण के तौर पर, और मतलब आप सरकार को 2-4 लाख रुपए आप जो है मीन्स एज अ पनिशमेंट आप दीजिए, और फिर मीन्स फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया रहती है, प्रोसीजर होता है, वो मतलब फॉलो होता है। तो कहने का मतलब है आज के समय का कानून जो है आपको, और उसमें भी आपने जो आपके जो हार्ड अर्नड मनी है, सोचो उसमें 20-25 हज़ार रुपये, अगर मान लो कि आपने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया तो पहले के समय में क्या होगा कि आपको जेल में 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, या फिर मतलब आपको पहले होता था कि कोड़े ओड़े मारे जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब मतलब मारने पीटने वाली ऐसी कोई बात नहीं। तो अब आपसे कह देते कि भाई 20-25 हज़ार रुपये का फाइन भरो। अब फाइन भरो, अब आपसे सोसाइटी ने ये भी कहा है कि आपको पैसे कमाने का एक जरिया है कि आप जो है लीगल रूट को फॉलो करोगे। अब लीगल रूट को फॉलो करके ही आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप उसमें नहीं लीगल रूट को फॉलो करके आप पैसे कमाते हो तो उसमें भी आपको अलग पनिशमेंट मिलेगी। तो यानी पनिशमेंट आपको चारों तरफ से घेर लिया, तब आप खुद ही बचोगे कि भाई हम जो है नियम का ही पालना करें, है ना। इसके अपने जो है मेरिट डिमेरिट्स हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी इस प्रकार से चेंज होती है। जहाँ पहले रिप्रेसिव लॉ था अब वहाँ पे रेस्टिट्यूटिव लॉ आ चुका है कि आप जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस ना रह करके सिविल ऑफेंस में काउंट किया जाता है, और आपको जो है इम्यूनिटी मिलती है कि आप एज अ नागरिक मीन्स सुधरने का आपको एक चांस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसे आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी सब चेंजिंग ट्रेंड को जो एक प्रकार से मतलब
चेंजेस की इन सब प्रक्रिया है, इन्हीं सबको सोशियोलॉजी पढ़ता है और नए नए डेवलपमेंट्स को लेकर के आता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये भी एक प्रकार का, ये जो सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड, ये जो मतलब एक जो ये मतलब टॉपिक है इसके अंडर में मतलब आता है। अब सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इन चेंजिंग द वर्ल्ड, ये भी मतलब आपस में एक इंटर रिलेशन है। अब सोशियोलॉजी अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो रिफॉर्मेशन के लिए ही करेगा, भाई पॉजिटिव एक सकारात्मक समाज बनाने के लिए ही करेगा। तो सोशियोलॉजी का ये रोल है कि इन सब इंटरप्ले को समझे, मी एंड दे के इंटरप्ले को समझे, सोशल चेंज जो ट्रेंड है, सोशल चेंज जो होते रहते हैं उसको समझे, सोसाइटी के माइंडसेट को समझे, और इंडिविजुअल किस हिसाब से सोच रखता है, किस हिसाब से उसका व्यवहार है, उसको जाने समझे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का समाज में ये मतलब रोल है। अब पहले मतलब होता था कि एक पर्टिकुलर समाज, जब अब हम कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है ना, द ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है, ये पूरी दुनिया ही एक प्रकार से एक गांव जैसी है। गांव जैसी मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि विलेजेस जो होते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। पहले होता था ना कि विलेज में भाई इकोनॉमिक सिस्टम भी चल रहा है, वही गांव में आपको एक वैद्य भी मिल जाएंगे जो सारे मतलब बीमारियों का उपचार कर देंगे, एक आपको वहाँ पंडित मिल जाएंगे जो सारे मतलब रिचुअल्स रूल फॉलो कराने के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, वही गांव में एक व्यापारी भी मिल जाएगा, एक उसी गांव में मतलब जो है पशुपालन के लिए भी मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, है ना। तो गांव ये पूरा ओवरऑल सेल्फ सफिशिएंट होता है। तो उसी के टर्म में ये कहा गया कि ये दुनिया मतलब एक प्रकार से ग्लोबल विलेज है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इन मॉडर्न समय में। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को नज़र रखते हुए पहले सोशियोलॉजी जो एक सोसाइटी को पढ़ती थी, अब वो एक पूरे वर्ल्ड को एज ए सोसाइटी मान करके पढ़ती है। अब उसके अंदर क्या क्या नए जो है डेवलपमेंट्स आते हैं, क्या क्या नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे जैसे सोशल इफ़ेक्ट्स के बारे में, ये मैंने आपको मतलब एक उदाहरण दिया। अब इसके मतलब ये थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया इसके बारे में कि कैसे ये चेंज होता है, चेंजिंग वर्ल्ड में सोशियोलॉजी का क्या जो योगदान है। अब मैं आपको उसका मतलब रियल प्रैक्टिकल जो है कुछ थ्योरी और कुछ इफ़ेक्ट आपको बताता हूँ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सही कहूँ तो आपको समझने में भी बड़ा मज़ा आएगा इसको। तो ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं ये जो मतलब कई एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी गई है। तो अब जैसे टॉपिक दिया है कि सोशल इफ़ेक्ट एंड द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। अब ये क्या है सोशल इफ़ेक्ट एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स? अब ये सोशियोलॉजी का रोल ही है चेंजिंग वर्ल्ड। अब जैसे सोशल इफ़ेक्ट्स के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे 2-4 इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। एक इफ़ेक्ट है जिसे हम कहते हैं द पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट। द पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट, द पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट। अब ये पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट क्या होता है? पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट एक प्रकार का मीन्स एक सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं अब इसको मतलब ऐसे समझाएं कि पिज़्ज़ा जो है मतलब आप सबने ही खाया होगा इसको, तो ये एक प्रकार का जो है ईटिंग क्यूजीन है, ये इटली का है। तो इसमें ये है कि इटली से ज़्यादा ये जो पिज़्ज़ा है ये दुनिया भर के और जगह फेमस हो चुका है। निकला ये कहाँ से है? इटली से, पर ये फेमस दुनिया भर के हर जगह पे हो गया है। तो इसी एक ट्रेंड को मतलब ऑब्ज़र्व किया गया और कई सारे कस्टम बिलीफ नॉर्म्स इन सब पर अप्लाई किया गया कि जैसे मान के देखो
हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उदाहरण के तौर पर इसको ले सकते हो कि योगा जैसे भारत में उत्पन्न हुआ है, पर इसका जो है मीन्स इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे मतलब देशों में, दूसरी जगह पर, है ना। दुनिया के कई सारे देशों में योगा को बहुत डेडिकेटली फॉलो किया जाता है, बहुत रूटीनली इसको जो है लिया जाता है ना। तो ये एक प्रकार का जो है एक पिज़्ज़ा इफेक्ट इसे कहा जाता है। अब इसके अलावा अब जैसे आप मान लो कि जैसे बर्गर वगैरह हो गया, तो बर्गर ये सब कहाँ से है, ये यूएस का मतलब सोसाइटी का जो है क्यूजीन है, पर इंडिया में कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि इसे लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पिज़्ज़ा इफेक्ट है। तो कहने का अर्थ है कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा कस्टम, नॉर्म, बिलीफ, वैल्यू या फिर कुछ ऐसा रिचुअल जो एक डेडिकेटेड सोसाइटी में से ओरिजिनेट हुआ है और वो फॉलो किया जाता है, कहीं दूसरे जगह पर ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और उसका जो है इफेक्ट आप अच्छे से मतलब ऑब्जर्वेबल इफेक्ट उसका रहता है। तो ऐसे मतलब स्टेट ऑफ सिचुएशन को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट को जो है हम द पिज़्ज़ा इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत बढ़िया सोशियोलॉजिकल कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया कि कैसे सोशियोलॉजी मीन्स इस नए दुनिया में, नए इन चेंजिंग वर्ल्ड में कैसे मतलब अपना जो है महत्व स्थापित करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जैसे आप इसके बारे में सुने भी होंगे, हो सकता है जानते भी हो, लेकिन फिर भी इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा हो रही तो 2-4 इफ़ेक्ट हम बता ही देते हैं। जैसे द पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट हो गया, तो ये आप जानते हैं। अब एक होता है डोमिनो इफ़ेक्ट। डोमिनो इफ़ेक्ट को आप जानते होंगे, एक गेम होता है डोमिनो का, उसमें एक लाइन से बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया जाता है, और एक किसी मतलब डोमिनो को थोड़ा सा मतलब ऐसे पिंच कर दिया जाए तो पूरे एक लाइन से, अरे जैसे साइकिल नहीं, देखो साइकिल स्टैंड पर एक कोई साइकिल गिर जाती है तो एक लाइन से पूरी साइकिल गिर जाती है, तो उसी को कहते हैं द डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, अब ये बहुत सारे सोसाइटीज़ में मतलब देखने को मिलता है। ये जो इफेक्ट होते हैं ये सोसाइटी में बहुत मतलब एंटायरिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे डोमिनो इफेक्ट हो गया, तो अब मान के चलो कि किसी एक सोसाइटी में अगर किसी एक वैल्यू को बहुत ज़्यादा चेरिश किया जा रहा हो और उसको ले जाए, जैसे कि होता नहीं था वो चाइना में, जैसे पहले के समय में जो चाय होता था ये बहुत मीन्स एज अ मेडिसिन लिया जाता था। वहाँ पे एक मतलब ऐसा डेली का रूटीन नहीं था कि भाई चाय पीना ही पीना है। वहाँ एक मतलब इसे एज अ मेडिसिन के तौर पर एक उनका बिलीव था, एक कस्टम था कि भाई हमको जो है चाय का कंजम्पशन करना है। तो और वो धीरे धीरे हर जगह फैल गया, मतलब एक जगह से वो निकला और धीरे धीरे कई जगह पर मतलब वो फैलता चला गया। और ये एक प्रकार से मतलब डोमिनो इफेक्ट, पहले वहाँ से जो है निकल करके तिब्बत में आया, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से इंडिया, इंडिया से अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने लगा, अरब में जाने लगा, और ये अब एक प्रकार से डेली रूटीन बन गया, है ना। तो ये एक प्रकार से डोमिनो इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो डोमिनो इफेक्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है सोसाइटी के मतलब बनने में, और ये भी एक मतलब न्यू डेवलपमेंटल आइडिया है जो है मतलब सोशियोलॉजी के बनने में। तो इस वजह से डोमिनो इफेक्ट को जानना समझना अति आवश्यक है। डोमिनो इफेक्ट हो गया, पिज़्ज़ा इफेक्ट हो गया, इसको मतलब जानना अति आवश्यक है। अब ऐसे ही और भी बात करें तो जैसे कुछ इफेक्ट और भी होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जो द डोमिनो इफेक्ट जब मैंने आपको बताया, ये इफेक्ट मतलब एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हालांकि डोमिनो इफेक्ट के बारे में आप जानते होंगे तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, लेकिन द पिज़्ज़ा इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये कई एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है।
अब एक और आपको इफ़ेक्ट इसमें साथ ही में बताऊं तो एक और इफ़ेक्ट होता है द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। अब ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्या होता है? बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को कहते हैं, मीन्स ये एक प्रकार का फिनोमिना है। लोग इसे फिलोसॉफिकल तरीके से बोलते हैं, पर ये इसका एग्जिस्टेंस रियल में भी है। कि कहते हैं कि द लिटिल फ्लिपिंग ऑफ अ बटरफ्लाई इन अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कैन क्रिएट द हरिकेन इन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ पाए कि किसी एक छोटी सी बटरफ्लाई का पंख फड़फड़ाना किसी एक दुनिया के कोने में, किसी दुनिया के दूसरे कोने में एक हरिकेन लाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। समझे? अब इसका उदाहरण मैं आपको एक रियलिस्टिक उदाहरण बताऊं तो बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है। एक फैमिली हुआ करती थी 1980 के आसपास। 1980 के पास जो ये फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी। उसमें एक पति पत्नी थे, उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ और उसमें जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को 3 तलाक दे दिया। 3 बार तलाक बोल दिया तो वो तलाक हो गया। अब 3 तलाक जो दिया तो उसकी वाइफ भी थोड़ी कह सकते कि ब्रेव लेडी थी। उन्होंने इसकी पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस कंप्लेंट के बाद ये मामला चला गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि जो ये 3 तलाक का जो मामला है ये गलत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 3 तलाक को जो है इनवैलिड कर दिया गया। अब इसकी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो मुस्लिम कम्युनिटी जो उस समय भारत में थी उसमें बड़ा रेज उत्पन्न हुआ और उस समय की राजीव गांधी सरकार थी तो उनसे यह डिमांड करने लगे कि भाई आप जो है इस जो फैसला है, आपको पता होगा कि अगर आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ा होगा तो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है और वो हर आने वाले जजमेंट के लिए वैसे ही मान लो कि कोई और लड़की को कोई किसी को तलाक दिया जाता, 3 तलाक दिया जाता तो वो इनवैलिड होता और हो सकता है कि ये पिनेबल ऑफेंस भी हो जाता। तो ठीक है, तो कहने की ये मतलब है कि जो 3 तलाक को जब सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कह दिया तो राजीव गांधी जी ने 3 तलाक को वैलिडिटी दिलाने के लिए पार्लियामेंट से एक कानून बना दिया। और कानून बनाकर ये कह, अब एक चीज़ और इसमें है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उस फैसले को अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसे पलट सकती है, बदल सकती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि भाई 3 तलाक इनवैलिड है, इसको राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इतना प्रेशर दिया गया और उनके सरकार में भी बहुत सारे शायद मंत्री रहे होंगे तो उन सब ने भी इस चीज़ को टेक ऑन किया और राजीव गांधी सरकार के ऊपर ये जोर आया कि भाई इस फैसले को बदला जाए। तो उन्होंने इसको बदलने का प्रयास किया, उन्होंने इसको बदल दिया। ठीक है, 3 तलाक को बदल दिया और उसे वैलिड करार कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर के हिंदू जो कम्युनिटी थी उनमें रेज उत्पन्न हो गया कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें है ना। तब उनको खुश करने के लिए कहा गया कि उस समय हिंदू कम्युनिटीज़ को ओवरऑल इंडिया में खुश करने के लिए देश में नेशनल टीवी पर रात को 8 बजे के आसपास रामायण चलाने जाने लगा कि भाई रामायण उनको एक प्रकार से खुशी दिलाने के लिए ये रामायण जो है प्रसंग है इसको लाया गया। ये सीरियल को लॉन्च किया गया, रामायण को, फिर महाभारत को लॉन्च किया गया और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि पूरे देश में ही पूरा देश ही राममय हो गया। पूरा राम भक्ति से ये पूरा गदगद हो गया, ये पूरा देश। अब उस राममय का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो शोभा यात्रा वगैरह अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये इन सब लोगों ने मिल करके शोभा यात्रा वगैरह निकाली और राम जन्मभूमि से संबंधित बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। तो इतना इसका इम्पैक्ट हुआ।
अब उसके बाद फिर मतलब सरकारें इधर उधर आई गिरी सब, फिर उसके बाद बीजेपी एज ए नाम ऊपर उठ करके आया, और आज देखो लगभग 3 टर्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी शासन में है। तो समझ रहे हो ये कहाँ से, सोचो ये कहाँ से उठ करके आया और कहाँ तक ये मतलब गया। एक छोटे से फैमिली में छोटा सा विवाद हुआ और वहाँ पर उसको 3 तलाक दे दिया गया। 3 तलाक से क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कहाँ क्या हुआ, और आज देखो पूरी सरकार ही उसी एक छोटे से मतलब इंसिडेंट से बनी हुई है, और वही सरकार पूरा मतलब देश की पूरी पॉलिसी और सब कुछ मतलब टैकल करती है, सब कुछ डिसाइड करती है, सब बनाती है, समझाती है, और पूरा देश मतलब उनके पॉलिसी पर गवर्न होता है, बनाता है, समझाता है। तो समझ रहे हैं, तो इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। ये जो मैंने ये चीज़ बताई ये एक्चुअल में एक 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 मतलब वो है, सीरीज़ है स्क्विड गेम्स नाम से, तो उसमें इस चीज़ का उल्लेखन किया गया, पर मुझे ये मतलब सही लगा। वो केस शायद था, अब ये बहुत ज़्यादा मतलब सही है या नहीं, पर मुझे तो ऑथेंटिक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सही है। ये शाहबानो नाम का एक केस हुआ था 3 तलाक का, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जो ये है, ये कितना ज़्यादा मतलब सोसाइटी को बनाने में कितना ज़्यादा मतलब ये इम्पैक्ट रखता है। तो समझ रहे हैं, नाम भले छोटे छोटे हैं पर इनका मतलब रोल आप मतलब वैसे आप नहीं कह सकते कि कुछ कम है। द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, द पिज़्ज़ा इफ़ेक्ट, डोमिनो इफ़ेक्ट, द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। अच्छा, साथ ही साथ एक और आपको इफ़ेक्ट बताता हूँ जो मतलब सोसाइटी को मतलब साइंटिफिकली समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट में, अच्छा अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति होगा तो आपको पता होगा कि जब लाइट को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है, मतलब जैसे लाइट है, लाइट के नेचर को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उसमें पहले उसका पार्टिकल का शायद नेचर होता है, और अगर आप उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो वेव का नेचर शो करता है। ये शायद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ था, तो उसमें मतलब ये एक्सपेरिमेंट में ये मतलब चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई। हो सकता है मैं मतलब देखो, जैसे नॉर्मली क्या माना जाता है कि लाइट का जो है फोटोन पार्टिकल में मतलब ऐसा कुछ करके लाइट जो है इम्पैक्ट शो करता है, पार्टिकल नेचर पहले शो करता है, फिर उसके बाद उसको अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो वो वेव का नेचर शो करता है। ये शायद वेव नेचर पहले शो, तो कहने का ये मतलब है कि उसका जो है नेचर उसको ऑब्जर्व करने पर डिफरेंट शो करने लगता है। नॉर्मली उसका नेचर कुछ है हो रहा है, पर उसको ऑब्जर्व किया गया क्लोजली तो उसका नेचर बदल जाता है। अब सेम यही चीज़ इंसानों के साथ भी होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें किसी व्यक्ति को अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो सोशल साइंटिस्ट ने ये पाया कि अगर किसी व्यक्ति को क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, नॉर्मली उसका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर वो आइसोलेटेड रूम में है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, परंतु अगर उसे पता है कि उस आइसोलेटेड रूम में वो ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसका बिहेवियर नॉर्मल पैटर्न से, नॉर्मल एक लाइफस्टाइल से चेंज होकर के कुछ इतर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मतलब ये एक प्रकार से ये एक फिनोमिना, एक इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को सोशियोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है? द हॉथॉर्ने इफेक्ट। द हॉथॉर्ने इफेक्ट। स्पेलिंग जरा देख लीजिए। तो द हॉथॉर्ने इफेक्ट जो है ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है, जिसे मतलब काफ़ी मतलब सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर इसे मतलब काफ़ी काउंट किया जाता है। तो आपने देखा जैसे कि मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट हैं,
कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं, इसका क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोशियोलॉजी में। तो इस वजह से मुझे लगा कि इसको एज ए उदाहरण भी और रियलिस्टिकली मतलब आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब चेंजिंग वर्ल्ड में जो था सोशियोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड, इसको डिटरमाइन करने में ये सब चीज़ें मतलब मदद करती हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि कैसे मतलब सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट्स में, सोसाइटी के मतलब चेंज होने को कैसे पढ़ता है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम और भी इसके बारे में जैसे बात करेंगे, जैसे ये सब इफ़ेक्ट हो गए। और भी कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। स्टॉकहोम सिंड्रोम है ना। केस्लर सिंड्रोम एक होता है, पर वो साइंटिफिक टर्म के लिए है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज का नहीं है, तो हम इसके बारे में कभी मतलब चलो ठीक है थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। केस्लर सिंड्रोम कुछ ऐसा मतलब है नहीं, वो साइंटिफिक चीज़ों के लिए है। वो एक्चुअली पिज्जा इफेक्ट जो है वो डोमिनो इफेक्ट है, इसी का जो है एक्सटेंडेड वर्जन है केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में होता ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपने देखी हो तो एक मूवी है मदारी नाम से, ठीक है। तो उसमें मतलब अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो समझेंगे। इस स्टॉकहोम सिंड्रोम भी वैसे ही टाइप के पूरे मतलब सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया हो, उसे बंधक बना करके रखा हो और उस पर बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी करता हो, बहुत ज़्यादा निर्दयता शो कर रहा हो। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो व्यक्ति अंडर कैप्टिविटी होता है, उसको जो व्यक्ति जिसने मतलब जिस व्यक्ति ने अबडक्ट किया है उसको, जिस व्यक्ति ने उसे बंधक बना करके रखा हुआ है, वो उस व्यक्ति के प्रति जो बंधक है उसके मन में एक शालीनता का भाव आने लगता है, एक दया का भाव आने लगता है और उससे हमदर्दी होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मतलब कह सकते हैं कि थिंकिंग को ओवरऑल जो सिस्टमेटिक थिंकिंग है, इसको मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाने लगा। स्टॉकहोम से रिलेटेड इसमें कुछ मतलब इसके बैकग्राउंड में स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है। कुछ स्टॉकहोम में एक घटना हुई थी, चर्चा करेंगे उसके बारे में कभी। एक घटना हुई थी जहाँ पर मतलब अचानक से सब लोगों को मतलब कुछ बुरा ऐसा फील होने लगा था और बाद में पता चला कि ये कुछ मशीनी इफेक्ट है क्या कुछ ऐसे। तो क्रक्स है ये है कि कोई व्यक्ति के ऊपर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी को चोट पहुँचा रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके मन में आमतौर पर होना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ क्रूएल्टी कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति मतलब जो व्यक्ति क्रूएल्टी कर रहा है उसके लिए बहुत दया का भाव आने लगता है और उसे बड़ा मतलब अपनापन मान करके उसको मतलब एक फीलिंग आने लगती है, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा चीज़ है, न्यूज़ में था ये डेवलपमेंट। अभी सोशियोलॉजिकल कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ये आई थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। केस्लर सिंड्रोम इससे रिलेटेड कुछ बहुत वो नहीं है, हालांकि ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, इसका हमारे उससे लेना देना नहीं है, पर ऐसे ही मन में आ गया तो मैंने लिख दिया। केस्लर सिंड्रोम बस इतना सा है कि जो बहुत सारे सैटेलाइट उड़ाए जाते हैं, उन सैटेलाइट का अगर मान लीजिए कि आपस में चेन रिएक्शन हुआ, डोमिनो इफेक्ट हुआ, एक सैटेलाइट, इतने सारे सैटेलाइट हैं हमारे मतलब जो एग्जोस्फीयर में नहीं, शायद तीसरे लेयर पर है, होता है क्या, थर्मोस्फीयर के आसपास कहीं पे उड़ाते हैं। तो खैर, तो उसमें ये होता है 60-70-80 किलोमीटर के रेंज में शायद मतलब सैटेलाइट रहता है, हालांकि अलग अलग रेंज के होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो अलग अलग इतने सैटेलाइट्स हैं, अगर बहुत सारे सैटेलाइट हो चुके हैं, हज़ारों सैटेलाइट, तो अगर हर एक सैटेलाइट को मतलब आपस में चेन रिएक्शन होने लगे, उसमें मान लो कि डोमिनो इफेक्ट हो गया, आपस में लड़ के टूटने लगे इतने मतलब, और मतलब टूट करके एक दूसरे से बिखरने लगे, तो बहुत सारे स्पेस के डिब्रिस इकट्ठे हो जाएंगे। स्पेस डिब्रिस वैसे अभी भी है,
बहुत सारे स्पेस डेब्रिस मतलब जैसे जो रॉकेट लॉन्च होती है तो उसमें बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो वहीं पास छूट जाते हैं। मेन तो उसमें पेलोड होता है, वो उड़ जाता है, बाकी जो चीज़ें रहती है वो छूट जाती हैं, तो वो उसे कोई ले आने थोड़ी नहीं जाता, वो वहीं पास अटका रहता है और वो मतलब एक प्रकार से स्पेस को ही गंदा करता रहता है। ठीक है, तो कहने की ये मतलब है कि अगर वो आपस में टकराने लगे और चेन रिएक्शन हो जाए, डोमिनो इफेक्ट एक प्रकार से क्रिएट हो जाए कि सारे सैटेलाइट एक दूसरे से टूटने लगे, टूट कर इतने बिखर जाएं, फिर वो अर्थ को किस हिसाब से इम्पैक्ट करेंगी, शायद सूर्य की रोशनी ना आने पाए या मतलब थोड़े नीचे भी अगर वो मतलब डाउन मतलब अर्थ में थोड़ा डाउन होने लगे तो और भी मतलब जो इकोसिस्टम उसको ख़राब करेंगे। तो खैर ये केसलर सिंड्रोम साइंटिफिकली हमसे रिलेटेड इसमें नहीं है। अगर इसे आप चाहें तो कुछ सोशियोलॉजिकल कनेक्शन आप डेवलप करके पढ़ सकते हैं, पर इतना कुछ खास ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कहने का ये मतलब है जो सोशल इफेक्ट एंड द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है, ये इस प्रकार की जो चीज़ें इसमें जो अभी मैंने बताई, ये कैसे इन चीज़ों को मतलब समअप करके ले चलता है। बहुत सारे जो है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हुए हैं और होते रहते हैं, तो उनको मतलब सोशियोलॉजी पढ़ता है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर रहा है, इसमें हमने मतलब ये जाना कि कैसे सोशियोलॉजी मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका क्या मतलब क्या माइंडसेट से ये ओरिजिनेट हुआ और कैसे मतलब सोशियोलॉजी का पढ़ने की क्या अप्रोच होती है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का क्या कुछ रहता है और ये कैसे सोसाइटी में क्या मतलब जो है कुछ नया डेवलपमेंट बनाने में कैसे ये मदद करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना समझा और इन सब जो कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखे, जो मतलब हालांकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे सब, मतलब एक प्रकार से मीन्स अगर आप इसको पढ़ेंगे तो किताब में बहुत सिंपली दिया हुआ होगा जैसे पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो मैंने कोशिश की कि इसे आपको क्रिस्प फॉर्मेट में एकदम बताया जाए कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा तो अब आपको समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी मतलब अप्रोच कैसे रखती है और वो कैसे मतलब पढ़ती है और कैसे नए नए डेवलपमेंट्स वो बनाती है अपने साइंटिफिक सोशल स्टडी के लिए। तो आज हमने जो थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में जाना समझा, इसमें जो हल्के फुल्के वन लाइनर हैं वो आप ले सकते हैं। आगे से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो टॉपिक जिस भी चीज़ से पढ़ाऊँ तो उससे रिलेटेड मैं आपको स्लाइड में मतलब वो चीज़ें पहले से लिखी हुई रखी रहें और जो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा वो तो अलग रहेगा ही रहेगा, ताकि आप जो है वन लाइनर और बाकी चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को आप टेक डाउन करते रहें। और क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में जो था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं था कि मतलब एज अ टॉपिक इम्पॉर्टेंट भले ना रहा हो, लेकिन सब टॉपिक में जो जो चीज़ें डिस्कस हुई बहुत इम्पॉर्टेंट थी आगे आपको चीज़ों को समझने के लिए। तो आगे हमारी जो अप्रोच रहेगी वो थोड़ी सी और CUET ओरिएंटेड रहेगी। हम देखिए हमने कहीं भी जो है डिबेट होकर के कुछ ऐसा मतलब चर्चा बहुत ज़्यादा ऐसा होकर के नहीं किया और ना ही हम आगे करने वाले हैं। तो कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा मतलब CUET ओरिएंटेड होकर के हम इस पर डेडिकेटली पढ़ाई करें और फिर मिलते हैं अगले बढ़िया लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ, ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझें और एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।